के तो 6 गारंटी है। 500 रुपए में सिलेंडर, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, हमारे बूढ़े बुजुर्ग मां और बहनों को 2500 रुपए, बच्चों के लिए एजुकेशन, बिलखुसूस माइनॉरिटीज के लिए 4000 करोड़ का बजट, उसमें भी सब प्लान बजट बोलते हैं 2200 करोड़ दे रहे हैं, वापस कितने चले जा रहे हैं भाई? तो यहां पूरे 4000 करोड़ इस्तेमाल होंगे, जो इस्तेमाल नहीं होंगे वो आगे चल के ऐड होंगे। फिर 1000 करोड़ रुपए जिसमें लोन्स एजुकेशन के लिए भी दिया जाएगा। तो आपको फायदे भी सोचना है और मुल्क की जरूरत है कांग्रेस पार्टी। अब जो मुल्क के हालात है उसको ना असदुद्दीन ओवैसी बदल सकते हैं, ना के चंद्रशेखर राव बदल सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक शक्ति है, वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस मिलकर ही हिंदुस्तान का नक्शा बदलेंगे। जो नरेंद्र मोदी ने नफरत की आंधी चलाई है उस पर ये मोहब्बत का ट्रैक्टर चलाएंगे। आप सभी से यही बोलना है कि इस इलेक्शन को सीरियस लीजिए। ये स्टेट का इलेक्शन नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन है। जैसा कर्नाटक ने अपनी करवट बदली और हम वहां पर कामयाब हुए और वहां की कामयाबी से हर हिंदुस्तानी को बूस्ट आया, हर सेकुलर हिंदुस्तानी में एक जान आई और हर किसी की सोच ये हुई कि हां, हिंदुस्तान में वापस अमन और शांति आ सकती है। वही फिर 2023 में हमारा असेंबली इलेक्शन है तेलंगाना का। तेलंगाना में हम जिसको कामयाब करें 10 साल, वो हमको सिर्फ धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। मैं बिलखुसूस मुसलमानों से बोलूंगा, मेरे तेलंगाना स्टेट के, आपने केसीआर को चुनकर लाया ये सोचकर ये सुनहरा तेलंगाना बनाएगा, मगर केसीआर ने सुनहरा तेलंगाना तो नहीं बनाया, बंगारू तेलंगाना तो नहीं बनाया, नंगा तेलंगाना बना दिया, कर्जे में तेलंगाना बना दिया। और तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर वो होता है जो कस्टोडियन होता है आप तमाम लोगों का। और झूठ बोलने वाला चीफ मिनिस्टर अगर पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है तो वो के चंद्रशेखर राव है। के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों से वादा किया कि 12% तहफुजात दूंगा, लेकिन नहीं दिया। वही कांग्रेस ने 4% रिजर्वेशन दिया, जिससे कम से कम 20 लाख तलेबा, डॉक्टर, इंजीनियर्स, एडवोकेट, जॉब्स, कलेक्टर, यहां तक के इलेक्शन लड़े रिजर्वेशन के कोटे से। जो हमारे एमआईएम के 33 कॉर्पोरेटर्स है कांग्रेस के दिए हुए रिजर्वेशन से है। जो एमआईएम के जो कैंडिडेट यहां से लड़ रहे हैं कांग्रेस की हिमायत पे ही वो मेयर बने थे, वरना जिंदगी में कभी मेयर नहीं बन सकते थे। लिहाजा कांग्रेस कभी भी अपलिफ्ट करती है, अपना नहीं सोचती है, आवाम का सोचती है। कांग्रेस पार्टी आवाम की पार्टी है। के चंद्रशेखर राव ने वादा किया था कि 50 करोड़ से दरगाह जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह को डेवलप करूंगा, नहीं किया। के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों से वादा किया था कि हाईटेक सिटी में 10 एकड़ पे बहुत खूबसूरत इस्लामिक सेंटर बनाऊंगा, ऐसा इस्लामिक सेंटर जो हिंदुस्तान में मिसाल होगा। अभी तक बना नहीं, ना उसकी कोई बुनियाद रखी गई। मगर अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए असेंबली से बोलते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस्लामिक सेंटर के लिए हां कर दी। मेरे भाई 10 साल में खाली हां करी। इसी हल्के में अनीसुल गुरबा है, जिसके लिए मैं, हमारी तमाम टीम कांग्रेस लीडर्स हर बार जाके धरना करे तो 8 साल में एक अनीसुल गुरबा बना। ऐसे केसीआर के इतने वादे हैं, मैं आपको सुनाता गया तो रात निकल जाएंगी। अजमेर में ये रुबात बनाते बोले थे, 1 एकड़ पर रुबात बनाते बोले थे, अभी तक रुबात बन रहा है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट से, गौर फरमाइए मेरी बात को, ये हर डिस्ट्रिक्ट से एक एमएलए देते बोले थे। 33 डिस्ट्रिक्ट से एक एमएलए भी नहीं दिए। अच्छा, एक एमएलए इनके पास जीत के आया, उसकी तारीफ करना चाहिए। एक मुसलमान एमएलए बोधन से जीत के आया, मगर उसको 2 टर्म जीत के आया, इस वाले को मिनिस्ट्री नहीं दिए। मुसलमान को आप मिनिस्ट्री नहीं दिए जो जीत के आया। कर्नाटक में देखो 5 जनों को मिनिस्ट्री दिए। आज जो कर्नाटक का स्पीकर है मेरे भाई, वो एक मुसलमान है। ये होता है सेकुलरिज्म। आप किसी को आज तक, जो आपके मुखालिफ थे, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के चंद्रशेखर राव के मुखालिफ, तेलंगाना की मुखालिफ, आज सबसे गरीब
और सबसे जिगर का टुकड़ा अगर कोई है, मामू का भांजा। मामू का भांजा, ये मामू और भांजे कैसा हो गए मेरे को समझ में नहीं आया। असदुद्दीन ओवैसी साहब एकदम आप लहीम शहीम बेहतरीन 6 फीट के, और आपके मामू 90। तो ये आपको समझना चाहिए। 2 मिनट आपसे फिरोज खान बात करेंगे, 2 ही मिनट। चलो, अस्सलाम वालेकुम। ये झंडे नीचे रखो, झंडे, ये झंडे नीचे आओ, झंडे पूरे नीचे रख दो, पूरे नीचे रख दो भाई झंडे। फ्लैग्स किंदा पेटो अम्मा, फ्लैग्स किंदा पेटो, किंदा पेटो अम्मा। एक काम करो, ठहरो, झंडे निकालो, झंडे निकाल दो, झंडे निकालो, हटा जाइए। ठहरो ना ना ना, 2 मिनट वे करने दो, 2 मिनट। झंडे निकाल दो। नीचे रखो, झंडे बाजू रखो। भाई झंडे बाजू रख दो। आसिफ नगर किधर है? आसिफ नगर, मल्लापल्ली किधर है? रेड हिल्स नहीं आया? रेड हिल्स बताओ। मैदीपट्टम, अड्डू, विजयनगर, अड्डू का गैंग, अड्डू का गैंग क्या है? टाइम फॉलो करना ना यारो तुमरा। राहुल गांधी आ रहा, होने वाला प्रधानमंत्री। नवाबगिरी खत्म नहीं होती तुम लोग को। खैर कोई बात नहीं, चलो। अब मैं राशिद खान से गुजारिश करता हूं, एक 5 मिनट आके आप बात करिए साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नौजवान साथियों, मौजूद हजरात, अस्सलाम वालेकुम। वक्त का तकाजा है, अब थोड़ी देर में अजीम शान कायद, हिंदुस्तान के होने वाले वजीर आजम राहुल गांधी साहब सरजमीन नामपल्ली पर आने वाले हैं, और मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि उनका इस्तकबाल थालियों के गूंज से किया जाना चाहिए। आज फिरोज खान के जानिब से यह जलसा मुनक़िद किया गया है, और फिरोज खान आपके कांग्रेस के उम्मीदवार है। हम नामपल्ली में 6 वादे लेकर आ रहे हैं कांग्रेस के जानिब से, और जब हमारी हुकूमत आएंगी तो हम ये 6 वादों को अमली जामा पहनाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी साहब जो कहते हैं वो करते हैं। हम ये कर्नाटका में 5 वादे किए थे, और 5 वादे को अमली जामा पहनाए, और उसी तरीके से हम रियासत तेलंगाना में भी हुकूमत कायम करेंगे और 5 वादों को अमली जामा पहनाएंगे। याद रखो मेरे नौजवानों, अगर से कोई फिरका परस्त ताकतों से मुकाबला कर सकता है तो सिर्फ राहुल गांधी। राहुल गांधी वो वाहिद शख्स है जो 3600 किलोमीटर का फासला तय कर मोदी को शिकस्त देने आया, और हमारा उम्मीदवार फिरोज खान हर वक्त नामपल्ली के गलियों में नजर आता है, आपके दरमियान में रहता है, आपके मसले मसाइल को समझता है। अगर नामपल्ली की गुर्बत दूर करना है, नामपल्ली की गरीबी दूर करना है, तो फिरोज खान को फतेह आप कीजिए, कांग्रेस को फतेह आप कीजिए। आप नामपल्ली दीजिए, हम तेलंगाना देंगे। आप तेलंगाना दीजिए, हम दिल्ली देंगे। क्या आप वोट करने के लिए तैयार है? फिरोज खान को वोट करने को तैयार है?
तो अब राहुल गांधी साहब का इस्तकबाल कीजिए। राहुल गांधी बहुत जल्द यहां पर तशरीफ लाने वाले हैं। याद रखो 30 नवंबर के दिन निशान है हमारा पंजा, पंजे पर आपको मोहर लगाना है, कांग्रेस को फतेहयाब करना है, फिरोज खान को एमएलए बनाना है और हमारी हुकूमत कांग्रेस जब कायम हो जाएंगी रियासत तेलंगाना में तो इंशाल्लाह आपके फिरोज खान को मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो याद रखो फतेहयाब करो कांग्रेस को। अगर आप तेलंगाना के मुस्तकबिल को बदलना चाह रहे, नामपल्ली में डेवलपमेंट लाना चाह रहे, एजुकेशन लाना चाह रहे, तो वोट करो कांग्रेस को, फतेहयाब करो कांग्रेस को, एमएलए बनाओ कांग्रेस को। जय हिंद। मेरे नौजवान साथियों, राहुल गांधी साहब आज ये मंच पर आने वाले हैं, आ चुके। थालियों की गूंज से उसका एक इस्तकबाल कीजिए। राहुल गांधी, राहुल गांधी, जोर से राहुल गांधी, राहुल गांधी। మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలే నాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు వీడు భూమిన వానైతాడు బీద సాధన ధైర్యం వీడు దోపిడి దొంగల భరతం పడతాడు మన రాహుల్ గాంధీ దేశం బంగారు పోతే అవుతాడు ఇందిరమ్మ సంక్షేమ राहुल गांधी जी की साथी का देखो आप, राहुल गांधी साहब ऑटो में बैठकर आ गए। ये है हमारा कायद। राहुल गांधी साहब मजदूरों का कायद है, नौजवानों का कायद है, खवातीन हजरात का कायद है, हिंदुस्तान का कायद है। ऐसा कायद सारे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। ये हमारे राहुल गांधी साहब की शान। देखिए आप ऑटो में आ गए, ये है हमारी राहुल गांधी साहब की शान। ये है सादगी, इसको बोलते आवाम का लीडर, आवाम का कायद। मेरे नौजवानों, ऐसा अजीम और शान कायद आपके दरमियान में है तो कितनी खुशनसीबी की बात है कि सरजमीन नामपल्ली पे हमारा होने वाला वजीर आजम आ चुका। तालियां मारो राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। नारों को बुलंद करो, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि इंशाल्लाह राहुल गांधी के कदम जिस वक्त या नामपल्ली पर पड़े और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी हाजत कबूल करेगा और पूरे नामपल्ली की तकदीर बदली जाएंगी। नामपल्ली में इंकलाब लाएंगे हमारे राहुल गांधी साहब। होने वाले वजीर आजम राहुल गांधी साहब आ चुके। दिलों की धड़कन बढ़ चुकी। ऐ नौजवानों, जुनून का मुजाहरा करो, जुनून का मुजाहरा करो, खुशी का मुजाहरा करो, मोहब्बत का मुजाहरा करो, प्यार का मुजाहरा करो। मैं सारे लोगों से गुजारिश करता हूं जो पीछे है, सामने आ चुका, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। मेरे नौजवानों, अगर साहब राहुल गांधी साहब को सुनना है, आपसे मुखातिब होने वाले हैं, आपको राहुल गांधी साहब को करीब से देखना है तो सामने आओ, सामने आओ। पीछे के लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि निकलो, वहां से निकल के सामने आओ और इस्तकबाल करो हमारे होने वाले वजीर आजम राहुल गांधी साहब। हमारी खुशनसीबी है कि इतने अजीम और शान कायद, कांग्रेस का नगीना, कांग्रेस का कोहिनूर आज हमारे दरमियान में है। कितनी खुशनसीबी की बात है। और राहुल गांधी साहब की मोहब्बत का बस मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किस तरीके से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। वो फिरोज खान की मोहब्बत है जो राहुल गांधी साहब को खींच के यहां पर लेके आई और राहुल गांधी साहब को पता है कि यहां से फिरोज खान फतेहयाब होने वाला है। इसीलिए राहुल गांधी साहब ने कहा कि मुझे नामपल्ली की सरजमीन में आकर नामपल्ली के लोगों से मुखातिब होने है, उनको तरक्की काम के बारे में बोलना है, 6 डिक्लेरेशन के बारे में ऐलान करना है और बहुत जल्द हमारी सरकार कायम होने वाली है, हमारी हुकूमत कायम होने वाली है, ये भरोसा दिलाना है। राहुल गांधी साहब वो कायद है जिसने 3600 किलोमीटर का सफर तय करा और उसकी कामयाबी हिमाचल में मिली, उसकी कामयाबी कर्नाटका में मिली, उसकी अब इंशाल्लाह आगे कामयाबी रियासत तेलंगाना में मिली। 2024 में इंशाल्लाह अल्लाह चाहेंगे और आपके दुआएं रहेंगे, आपके वोट रहेंगे, आपकी मोहब्बत रहेंगी और आपका प्यार है तो हमारे राहुल गांधी साहब
जरूर हिंदुस्तान के वजीर आजम बनेंगे। ये अकेला शख्स है जो बीजेपी से मुकाबला करता है, ये अकेला शख्स है जो हिंदुत्व से लड़ता है, ये अकेला शख्स है जो सारी आवाम की नुमाइंदगी करता है। ये हमारा कायद है, ये आपका कायद है, हम सबका कायद है। याद रखो, ये कायद की कुर्बानियों को समझो, कांग्रेस को फतेहाब करो। अगर बीजेपी का खात्मा करना है, उनके झूठे वादों का खात्मा करने का है, हक तलफी जो हिंदुस्तान में हो रही है बीजेपी की जानिब से, उसका खात्मा करने का है, तो राहुल गांधी साहब को फतेहाब करने का है। तो राहुल गांधी साहब दस्तूर को बचाने आए, राहुल गांधी साहब इनकलाब लाने आए, राहुल गांधी साहब एजुकेशन लाने आए, राहुल गांधी साहब जमहूरियत बचाने आए। आज जमहूरियत खतरे में है, हमारा दस्तूर खतरे में है, सेक्युलरिज्म खतरे में है। राहुल गांधी साहब हर वक्त ये कहते हैं कि सेक्युलरिज्म के नारे को बुलंद करो, फतेहाब करो। अभी आप सबके बीच में नामपल्ली की शान मोहम्मद फिरोज खान आप सबसे मुखातिब होंगे। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। डाइस पे मौजूद राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी, हमारे एआईसी सेक्रेटरी मंसूर जी, जुबली हिल्स के कैंडिडेट अजहरुद्दीन जी, रूबी जी और तमाम हमारे सीनियर कायद, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्रेस, मेरी पुलिस और तमाम मेरी नामपल्ली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबसे पहले मैं राहुल गांधी जी का शुक्र अदा करता हूं। 2018 में नामपल्ली आए थे और आज फिर दूसरी बार फिर से नामपल्ली आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी और फिरोज खान का एक ही
यूपीए 1, यूपीए 2 जाके सोनिया अम्मा, राहुल बाबा सोनिया अम्मा के पैरों के पास रह के आज तुम कांग्रेस को बोल रही और कांग्रेस को खत्म करने के लिए सारे हिंदुस्तान में फिर रहे। अब असदुद्दीन को बोल रहा हूं, असदुद्दीन मुसलमानों का दुश्मन है तू मुसलमानों को डेवलप नहीं कर सकता। ओल्ड सिटी तू डेवलप नहीं करा, ओल्ड सिटी ब्लैक लिस्टेड है। उधर देखेंगे इंटरनेशनल सिटी, उधर देखेंगे फार्मा सिटी, इधर देखेंगे फाइनेंशियल सिटी, इधर देखेंगे हाईटेक सिटी, इधर देखेंगे फिल्म सिटी। कैपिटल हैदराबाद, ये केसीआर डायलेस बना तो बोला, इस्तांबुल बना तो बोला। कभी पूछे असद मुख्यमंत्री 10 साल में तू नामपल्ली और हैदराबाद क्यों नहीं आया? नहीं पूछते आप कभी भी एक ही पॉइंट पे चुनाव लड़ते। बोकस वोट नामपल्ली वालों से पूछ रहा हूं, यहां पे बोकस वोट है या नहीं है? बोकस वोट बीजेपी को साथ लेके, बीआरएस को साथ लेके, राउडिज्म करके, गुंडागर्दी करके तुम चुनाव लड़ते। आज मैं यहां से पूरी पब्लिक के सामने आपको चैलेंज कर रहा हूं असदुद्दीन, अगर से आप मक्का मस्जिद में कुरान उठा लेंगे ये बोल के मैं बीजेपी की बी टीम नहीं हूं और मैं बोकस वोट नहीं जलाता हूं, मैं पूरी पब्लिक के सामने और राहुल गांधी जी के सामने बोल रहा हूं, असदुद्दीन के जाके पैरा पड़ लूंगा मैं। ये है हकीकत। चलिए एक बात आखिरी लाइन बोलूंगा। 20 साल से यहां पे एमआईएम का कब्जा है। 2004, 2009, 2014, 2018 डेवलपमेंट रत्ती बराबर भी नहीं हुआ। रात और दिन मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, हर एक तुम्हारे मसले और मसाइल में मैं तुम्हारा साथ देता हूं। आज वक्त बदल गया, कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा हुआ है, फिरोज खान तुम्हारे बीच में है, आने वाली हुकूमत कांग्रेस की है। पूर्व से मैं आज एक वादा लेना चाह रहा हूं, हर कोई 30 नवंबर को हिंदू है तो मंदिर में पूजा करेगा, मुसलमान है तो नमाज पढ़ेगा, क्रिश्चियन है तो चर्च को जाएगा और पूरे जने अपने अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, हर एक इबादत खाने में कसम खाएंगे, कांग्रेस और फिरोज खान को जिताएंगे। जिता रहे ना पूरे? जरा हाथा उठाओ, हाथा उठाओ पूरे, जहां पे मेरी आवाज नहीं जा रही हाथा उठाओ। जय हिंद, जय कांग्रेस। आप सबके सामने हमारे जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के कंटेस्टेड कैंडिडेट और हमारे हिंदुस्तान की शान मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब अब मुखातिब करेंगे। रिस्पेक्टेड राहुल जी, रिस्पेक्टेड केसी वेणुगोपाल जी, फिरोज खान, मैं इनको साजिद बोल के पुकारता हूं क्योंकि मैं बिल्कुल जब छोटे थे हमारे घर के साथ पास में ही रहते थे तो साजिद के नाम से पुकारते थे। अब इनका नाम फिरोज खान जो यहाँ से लड़ रहे एमएलए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस इनको यही कहूंगा कि फिरोज खान यहाँ से जो उन्होंने 2 इलेक्शन लड़े उसके बाद में आप लोग ने बिल्कुल बड़ी थोड़े वोट अगर और ज्यादा डाल देते वो आज मेरे ख्याल में यहाँ से एमएलए होते थे। बट मैं आपसे एक चीज यहाँ कहूंगा कि एमआईएम का जो आदमी यहाँ से लड़ रहा है
मेरे ख्याल में वो आदमी कोई डेवलपमेंट नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि आज एमआईएम पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। एमआईएम पार्टी का एक ही मंशा है कि उनको बस बहुत बड़ी खुशी होती है कोई कैंडिडेट मुसलमान ठहरता है तो उसके साथ बाजू मुसलमान कैंडिडेट को लगा के उसको हराने में उनको बहुत खुशी होती है। बट आप कहते हैं, रहबरी करते हैं कि हम माइनॉरिटी के, हम माइनॉरिटी के, आप माइनॉरिटी के लिए क्या कर रहे हैं? बोलते बड़ी बड़ी बातें करते हैं बट कोई डेवलपमेंट नहीं किया। आपने जो डेवलपमेंट आप किया है अपने बारे में ही किया है। जो भी है, जैसा अभी फिरोज ने कह रहा था कि जो आपका कॉलेज है, आपका जो दारुसलाम है, वो पूरी कांग्रेस की देन है। आज कांग्रेस की वजह से आज वो यहाँ पे और कांग्रेस के बारे में उल्टे सीधे बातें करते, बिल्कुल उनको शर्म आनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। और जो मैं यहाँ पे आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिरोज खान को यहाँ से जिताइए और जिता के भारी वोटों से जिताइए। और राहुल जी आपके सामने आए हुए, वो अभी आपके साथ विनती करेंगे, वो आपके साथ सामने करेंगे। राहुल जी की बात सुनिए और उनकी जो विजिट है यहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुल होनी चाहिए। लोग समझते हैं कि आज राहुल जी आए थे, यहाँ पे राहुल जी ने बात की, हमने फिरोज खान को यहाँ से जीत के भिजाया। तो मैं आपसे पूरों से गुजारिश करूंगा कि आप एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी के लिए डालिए। और वैसे पूरे तेलंगाना में मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफा वोट कांग्रेस के लिए डालेंगे, डेवलपमेंट होगा, आपका काम होगा। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, सेक्युलर पार्टी, हर तरह का डेवलपमेंट आज इंडिया में जो हुआ है वो सही है कांग्रेस पार्टी की वजह से है। और जो बीआरएस के जितने भी स्कीम है वो पूरे फेल हो चुके हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कांग्रेस को वोट करिए और फिरोज खान को जिताइए। इंशाल्लाह यहाँ पे मैं नामपल्ली इतना डेवलपमेंट हुआ, शायद कभी लाइफ में इतना डेवलप नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान की शान, भारत जोड़ो यात्रा के शेर राहुल गांधी जी आपसे मुखातिब करेंगे। जय कांग्रेस। केसी वेणुगोपाल जी, अजहरुद्दीन जी, रशीद खान जी, उस्मान मोहम्मद खान जी, हमारे कैंडिडेट फिरोज खान जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के नेता, भाइयों और बहनों, कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप यहां मेरी बात सुनने आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली। राजनीति में भारत जोड़ो यात्रा से पहले मोहब्बत शब्द का प्रयोग कोई नहीं करता था। सही बात है ना? तो भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य यही था, ये देश जो है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। और नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने, कट्टरपंथियों ने पूरे देश में नफरत फैला दी। तो सबसे पहले बात समझने की यह है कि सबसे पहली लड़ाई नफरत के साथ लड़ाई है। इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सुंदर नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और भारत जोड़ो यात्रा ने हिंदुस्तान की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। और पहली बार, जो पहले गांधी जी के समय मोहब्बत एक राजनीतिक शब्द हुआ करता था, उसको फिर से सही जगह दी, राजनीति में मोहब्बत को हम आगे लाए। अब देखिए, मैं नरेंद्र मोदी से लड़ता हूं, उनके दिल में जो नफरत है उससे लड़ता हूं, उनके क्रोध से लड़ता हूं। मेरे ऊपर 24 केस है,
ठीक है, 24। एक असम में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, हर जगह मेरा कोई ना कोई केस है। कभी मुझे कोर्ट यहां बुलाता है, कभी वहां बुलाता है, कभी यहां ले जाते हैं। उसके बाद जेल का सेंटेंस हो गया। पहली बार डिफेमेशन के लिए 2 साल की सजा मुझे मिली, ठीक है। उसके बाद मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। यह सब आप जानते हो ना। उसके बाद मेरा जो सरकारी घर था वो उठा के ले गए। मेरा जवाब भी आप जानते हो, मुझे आपका घर नहीं चाहिए, ले जाओ उठा के अपना घर, मुझे नहीं चाहिए ये घर। मेरा घर उस इमारत में थोड़ी है, मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोगों के दिल में है। मुझे तुम्हारे घर की क्या जरूरत। तो ये मैंने बोला। और ये लड़ाई जो है विचारधारा की है, मैं उनसे कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठ सकता। ना नरेंद्र मोदी मुझसे कॉम्प्रोमाइज करेगा, ना मैं उससे कॉम्प्रोमाइज करूंगा। विचारधारा की लड़ाई है। सालों से मेरा परिवार ये लड़ाई लड़ रहा है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मैं और प्रियंका। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे ऊपर 24 केस, ओवैसी के ऊपर कितने केस? एक भी केस नहीं। मेरे ऊपर ईडी, सीबीआई, जो भी एजेंसी है वो 24 घंटा मेरा पीछा करते रहती है। ओवैसी जी के पीछे कौन सी एजेंसी है? ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स। खुला रास्ता दे रखा है नरेंद्र मोदी जी ने। तो सवाल उठता है कि ओवैसी जी पे एक भी केस क्यों नहीं? ओवैसी जी की सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुई? ओवैसी जी का घर क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ओवैसी जी नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। मैं आपको बताता हूं, असम में चुनाव होता है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, वहां पे एमआईएम का कोई वोट नहीं है। एकदम एमआईएम आती है, बीजेपी से कैंडिडेट की लिस्ट लेती है और कहती है भैया हमें बताओ आपके लिए कौन से कैंडिडेट हम खड़ा करें। और जो बीजेपी कहती है वो सारे के सारे कैंडिडेट्स एमआईएम असम में खड़ा कर देती है। महाराष्ट्र में, असम में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में, जहां भी ये कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने का काम कर सकते हैं और बीजेपी की मदद करने का काम कर सकते हैं, ये हाजिर हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं वहां पे सामने, ऐसे सैल्यूट करते हैं, कहते हैं मोदी जी हमें बताइए कौन से कैंडिडेट देने, हम देते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो ये लड़ाई हो रही है। देखिए मेरे 2 लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य, जो मैंने आपको पहले कह दिया, मोहब्बत का देश है, देश में नफरत को मिटाने का मेरा पहला लक्ष्य। अब वो काम पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना होगा। उसके बिना यह काम नहीं किया जा सकता। और अगर हमें नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना है तो तेलंगाना में केसीआर को पहले हराना होगा। भाइयों और बहनों, ये एक ही टीम है, ये 2-3 टीम नहीं है। यहां पे बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं। मुझे बता दो आपके चीफ मिनिस्टर पे कौन से केस हैं? सीबीआई है उनके पीछे, ईडी उनके पीछे,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे नहीं, सबसे भ्रष्ट सरकार चलाते हैं। मगर ना एमआईएम के पीछे, ना चीफ मिनिस्टर के पीछे कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं। मुझे बताओ, चीफ मिनिस्टर का घर छीना इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने, उनकी सदस्यता रद्द की, चीफ मिनिस्ट्री से हटाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा में जाओ, 24 घंटा बीआरएस के लोग नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं। जीएसटी में मदद की, नोटबंदी में मदद की, किसान बिल में मदद की, जमीन अधिग्रहण बिल में मदद की। ड्रामा चल रहा है। बीजेपी उनकी यहां मदद करती है, ये उनकी वहां मदद करते हैं, और एमआईएम जहां भी बीजेपी उनकी मदद करती है। इसीलिए तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है, और उसके बाद तेलंगाना के बाद दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराना है। ये दो लक्ष्य हैं। अब तेलंगाना में आपके चीफ मिनिस्टर ने दोराला सरकार चला रखी है। हम प्रजाला सरकार चाहते हैं। दोराला सरकार मतलब चुने हुए लोगों को पूरा का पूरा फायदा देना। किसी भी सरकार में 2-3 जगह से पैसा बनता है, 2-3 जगह सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, शराब, जमीन और रेत। तीनों मिनिस्ट्रियां केसीआर ने अपने रिश्तेदारों को दे रखी हैं। कलेश्वरम प्रोजेक्ट होता है, 1 लाख करोड़ रुपया तेलंगाना की जनता का चोरी हो जाता है। प्रोजेक्ट को बदल देते हैं, बढ़ा देते हैं पैसा। मैंने अपनी आंखों से जाके प्रोजेक्ट देखा, खंभों पे बड़े बड़े क्रैक आ गए हैं, पूरा का पूरा बराज धंस गया है। इरिगेशन मिनिस्टर कौन? आपके चीफ मिनिस्टर। पैसा किसके जेब में गया? उनके जेब में गया। एक ही काम करते हैं, तेलंगाना की जनता से पैसा लूटते हैं। धारिनी पोर्टल कहते हैं कि कंप्यूटराइजेशन लाएंगे, उसके बहाने करोड़ों लोगों से जमीन छीन ली। 20 लाख लोगों से सीधा उन्होंने जमीन छीन ली। कंप्यूटराइजेशन किया, जो जमीन उनको अच्छी लगी ले गए, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को दे दी। यह है इनकी सरकार। हमसे पूछते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? केसीआर जी, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े, जिस कॉलेज में आप पढ़े, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। जिन सड़कों पे आप चलते हो, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। मेट्रो पे तो आप जाते नहीं हो, आप सिर्फ हवाई जहाज पे उड़ते हो, ऑटो में, मेट्रो में जाते नहीं हो। जिस मेट्रो हैदराबाद में मेट्रो किसने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने बनाई, हमने बनाई। जिस एयरपोर्ट में आप हवाई जहाज से विदेश जाते हो, वो एयरपोर्ट आपने नहीं बनाया केसीआर जी, वो एयरपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और जिस हैदराबाद से आप करोड़ों रुपए चोरी करते हो, उस हैदराबाद को इंटरनेशनल सिटी, दुनिया का सबसे मशहूर आईटी सिटी कांग्रेस पार्टी ने बनाया केसीआर जी। बात समझिए आप। अब आपका टाइम खत्म हो गया है यहां पे। अब बाय बाय केसीआर का टाइम आ गया है। कुछ ही दिन में केसीआर जी की यहां पे बाय बाय हो जाएगी। और हमने 6 गारंटी दी है। दोराला सरकार को प्रजाला सरकार में बदलने वाली गारंटी। सबसे पहले गारंटी महिलाओं के लिए 2,500 रुपए हर महीने हर महिला के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डालेगी।
उसके बाद गैस सिलेंडर कितने का है? 1200। 500 रुपए का आपका गैस सिलेंडर हो जाएगा। और महिलाओं को पूरे तेलंगाना में बस टिकट के लिए 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। फ्री में आप बस में पूरी तेलंगाना में घूमेंगे। यह पहला काम। दूसरा काम, रायता भरोसा स्कीम। 12,000 रुपए प्रति एकड़ हर किसान को, 15,000 रुपए प्रति एकड़ हर किसान को, 12,000 रुपए हर मजदूर को कांग्रेस पार्टी की सरकार सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालेगी। मुफ्त में किसानों को बिजली और 24 घंटे बिजली। तीसरा वायदा, इंदिरा अम्मा इंड्लू स्कीम। तेलंगाना में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। आपके चीफ मिनिस्टर ने उनकी जमीन छीनी, उनका घर नहीं बनाया, झूठे वायदे किए। जिनके पास घर नहीं है उन सबको कांग्रेस पार्टी घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए देगी। गृह ज्योति स्कीम में 200 यूनिट फ्री बिजली के, 24 घंटा बिजली। युवा विकासम स्कीम में हर मंडल में तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल, प्राइवेट स्कूल से अच्छा सरकारी स्कूल, जिसमें हम हाई क्वालिटी की अंग्रेजी सिखाएंगे। तेलंगाना के हर बच्चे को हम इंग्लिश सिखा देंगे कि आप आईटी सिटी का फायदा आपको भी मिले। यह नहीं कि सिर्फ अदानी जी के बच्चों को आईटी सिटी का फायदा मिले। तेलंगाना के हर युवा को, हर बच्चे को आईटी सिटी का फायदा मिले, अपना बिजनेस चला पाए, फॉरेन टूरिस्ट से बात करे, फॉरेन कंपनीज में काम कर पाए। तो अंग्रेजी एक तरीके की चाबी है जो हम आपके हाथ में डालना चाहते हैं। चौथा स्कीम में 4,000 रुपए जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हैंडीकैप लोग हैं और जो विधवा हैं, हर महीने सीधा 4,000 रुपए इनके बैंक अकाउंट में हमने डालने का काम करना है। देखिए, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, मैं साफ उसको एक बात कह दूंगा। मैंने सिद्धरमैया जी से बात बोली, बघेल जी से बोली, गहलोत जी से, सुक्खू जी से, और वही मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से कहूंगा। जितना पैसा केसीआर ने तेलंगाना के गरीब लोगों के जेब से निकाला है, उतना पैसा कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के गरीब लोगों के जेब में वापस डालेगी। जितने रुपए उन्होंने चोरी किए उतने हम उन्हीं लोगों को वापस डालेंगे, उनके जेब में वापस देंगे। भाई और बहनों, एक बात याद रखिए, हमारी लड़ाई नफरत, हिंसा के खिलाफ लड़ाई। नफरत और हिंसा नरेंद्र मोदी और आरएसएस फैला रहे। ये लोग जो हैं, चाहे वो एमआईएम हो, चाहे वो केसीआर हो, ये बीजेपी की मदद करते हैं, देश में नफरत फैलाने लोगों की मदद करते हैं। इसीलिए सबसे पहले इनको यहां से हटाना है। पहले बीजेपी आई थी, आपने देखा होगा, तेलंगाना में छाती फैला के घूम रहे थे, देखा होगा। अमित शाह कह रहे हैं कि हम तेलंगाना को ओबीसी चीफ मिनिस्टर देंगे। अरे भैया, पहले 2% वोट लेके दिखा दो, फिर देखेंगे। तो हमने इनकी गैस निकाल दी हवा में, हवा निकाल दी पूरी, चारों टायर इनके पंचर कर दिए, फाड़ के फेंक दिए। अब लड़ाई बीआरएस के साथ है। अब पूरी मदद बीआरएस की एमआईएम और बीजेपी कर रही। तो ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को जिताइए, भारी बहुमत से यहां हमें जिताइए, सारे के सारे कैंडिडेट्स को जिताइए। दिल से आपका मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय तेलंगाना।
अभी आपके सामने मोहम्मद फेरोज खान साहब की म्यूजिक लगा